प्रबंध की तकनीकों में दूसरी तकनीक का नाम है अपवाद द्वारा प्रबंध। इससे पहले हमने पहली तकनीक उद्देश्य द्वारा प्रबंध जिसके बारे में हमने बात की थी, और उस तकनीक को देने वाले विद्वान का नाम मैंने बताया था पीटर एफ ड्रकर। अभी जो अपवाद द्वारा प्रबंध की जो तकनीक है, इस तकनीक को प्रतिपादित करने वाले विद्वान का नाम है F.W. टेलर। इनको वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने ही और अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक विकसित की है, मतलब कि इस तकनीक को प्रतिपादित करने वालों में इनका नाम लिया जाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक क्या कहना चाहती है? जैसे हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध की तकनीक क्या कहना चाहती है, उसके अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी कमियों के बारे में देखा। ऐसे कैसे दूसरी जो तकनीक है अपवाद द्वारा प्रबंध, इसका भी हम अर्थ और परिभाषा और इसके महत्व के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रबंध की यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। मतलब कि कंपनी के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, कई कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कई कार्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तकनीक क्या कहना चाहती है कि प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई समस्यात्मक कार्य है, कोई विशेष प्रकार का कार्य है, कोई सृजनात्मक कार्य है। कहने का मतलब उनका ध्यान विशिष्ट समस्याओं एवं परिस्थितियों के पैदा होने पर ही आकृष्ट करने की व्यवस्था करती है। जब कोई विशेष प्रकार की समस्या पैदा होती है या कोई विशेष कार्य करना होता है, सृजनात्मक कार्य करना होता है, नवाचार करना होता है, तब प्रबंधकों को ध्यान देने की आवश्यकता है, तब अपना पूरा समय उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बाकी जो कार्य होते हैं उसके ऊपर उनको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कार्य पूरे संगठन के अंदर बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं और वो कार्य आसानी से उन कार्यों को कर सकते हैं। तो प्रबंधकों को केवल बौद्धिक कार्य करना है, प्रबंधकों को केवल विशेष प्रकार की जो समस्याएं पैदा होती है उन समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है, या कोई अवसर अपने सामने आते हैं उसका कैसे लाभ उठाया जाए उसके बारे में ही उनको विचार करना है, या फिर कुछ नवाचार करना है कंपनी के अंदर, तो उस नवाचार के ऊपर ही उनको ध्यान केंद्रित करना है। कहने का मतलब जो अपवाद द्वारा प्रबंध, कहने का मतलब जो अपवाद है या जो विशेष प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ही अपने को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो ये जो तकनीक है इस बात पर बल देने का काम करती है। बहुत सारे विद्वानों ने अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक की परिभाषाएं दी है। उनमें से एक विद्वान का नाम है रेमंड मैकलियोड। इनके अनुसार अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है, इन्होंने जो परिभाषा दी है, अधिकांश प्रबंधकों के पास इतने ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत सारे प्रबंधक और बहुत सारे उत्तरदायित्व, तो अधिकांश जो प्रबंधक होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं, तो वे सभी मामलों पर उचित ध्यान देना अव्यवहारिक या कठिन पाते हैं। क्योंकि सभी मामलों पर ध्यान देने जाएंगे तो वो सभी समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे, जटिल से जटिल कार्यों का वो निदान नहीं कर पाएंगे, तो अव्यवहारिक या कठिन पाते हैं। तो प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान अत्यंत अच्छे तथा अत्यंत बुरे निष्पादन पर ही केंद्रित करें। जैसे कि कोई विशेष अच्छा कार्य करना है, कोई नवाचार करना है, कोई सृजनात्मक कार्य करना है, कोई अवसर का लाभ उठाना है, तो इनको कहेंगे अत्यंत अच्छे कार्य, तो उसके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। या फिर अत्यंत बुरे कि कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो उसका निदान कैसे करना, उसके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, तो वो अपना कार्य सही ढंग से कर पाएंगे, अपना पूरा समय शक्ति उसके ऊपर लगा पाएंगे। और अगर सभी कार्यों पर ध्यान देने जाएंगे तो जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो सृजनात्मक कार्य है या जो समस्यात्मक कार्य है, उसके ऊपर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास उत्तरदायित्व केवल उतना ही होना चाहिए जितना कि वो
मुख्य प्रकार के जो कार्य होते हैं, विशेष प्रकार के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को सही ढंग से कर पाए। ऐसे कैसे और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपवाद और प्रबंध की बहुत सारी परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं को निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करते हैं, मतलब कि उसका जो अर्थ है कि अपवाद द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जो प्रबंधकों को उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है, उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कि प्रबंधकों को केवल उन्हीं चीज़ों पर अनुसंधान करना है, उन्हीं चीज़ों का खोज करना है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई नवाचार करना है तो उसके ऊपर अपना पूरा वो ध्यान केंद्रित करें, जो कि उन्हें उनकी सृजनात्मक योग्यताओं की प्रयुक्ति की अनुमति देते हैं, जिससे कि वो अपना सृजनात्मक कार्य सही ढंग से कर पाते हैं। इस प्रकार यह केवल नियंत्रण की तकनीक ही नहीं है, अपितु अवसरों की खोज की विधि भी है। इसको हम नियंत्रण की तकनीक इसलिए कहते हैं कि ये समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का काम करती है। मतलब कि उच्च प्रबंधक समस्याओं का निदान करने का काम करते हैं। कंपनी के अंदर जब भी कोई समस्या आएगी तो तुरंत उनका ध्यान उस समस्याओं पर जाना चाहिए, इसलिए इसको नियंत्रण की तकनीक भी कहते हैं। लेकिन केवल ये नियंत्रण की तकनीक नहीं है, अपितु अवसरों की खोज की विधि भी है कि किसी भी प्रकार का कंपनी में जब भविष्य में किसी भी प्रकार का अवसर पैदा होता है तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, उस अवसर को कैसे पकड़ा जाए, इसकी खोज की विधि भी इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से अपवाद द्वारा प्रबंध का हमने ये अर्थ समझा है, उसकी परिभाषाएं समझी है। अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व के कुछ बिंदु आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहला बिंदु है कि प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध ये जो तकनीक है, इस तकनीक के अंतर्गत प्रबंधकों के द्वारा केवल उन्हीं महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो अति आवश्यक होते हैं, जो विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए बाकी के चीज़ों पर उनका ध्यान उनको रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनके पास व्यक्तिगत समय की क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि उनको केवल महत्वपूर्ण मामलों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब समस्या आती है तब उनको प्रबंध करना है, या फिर कोई विशेष अवसर आता है तब उनको प्रबंध करना है। बाकी समय वो फ्री होते हैं, बाकी समय में उनको केवल बौद्धिक कार्य करना होता है, योजना बनाने के ऊपर कार्य करना होता है। दूसरा बिंदु है अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय एवं स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। अधिशासी प्रयत्नों का मतलब है कि कंपनी में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं या अधिशासी अधिकारी होता है, तो वो केवल अपना जो प्रयत्न करेगा, अपना जो कार्य करेगा, वो वांछित समय और स्थान पर संकेंद्रित कर सकता है। निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर वो कार्य कर सकता है। जैसे कोई समस्या आती है तो उस समस्या के ऊपर ही और पूरा समय वो दे सकता है, और उसका समय वो निर्धारित कर सकता है कि इस समय वो कार्य करेगा या इस स्थान पर वो कार्य करेगा। मान लो कोई प्लांट लगा हुआ है, किसी अलग क्षेत्र के अंदर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पर उस प्लांट के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, बाकी प्लांटों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, तो वो अपना ध्यान केवल उसी प्लांट पर केंद्रित कर सकता है जहाँ पर वो समस्या आ रही है। कहने का मतलब स्थान तय है, समय भी और निर्धारित कर सकता है कि उस समय वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसे कैसे? तीसरा बिंदु है जटिल समस्याएं एवं मामले जो होते हैं उनको उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं। उच्च अधिकारी केवल जटिल और समस्यात्मक जो मामले होते हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा समय उसके लिए ही है। अगर व्यवसाय के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जटिल प्रकार की समस्या आती है, इस प्रकार के मामले उत्पन्न होते हैं, तो वो उच्च अधिकारियों की नज़र से बचेंगे नहीं, क्योंकि उनका ध्यान केवल ऐसे ही मामलों पर केंद्रित है। वो सामान्य प्रक्रिया के ऊपर अपना, कंपनी के अंदर होने वाली सामान्य प्रक्रिया के ऊपर अपना ध्यान नहीं देते हैं, केवल जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, विशेष मामले होते हैं, उनके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए ऐसे मामले जब उत्पन्न होते हैं तो उच्च अधिकारी का पूरा ध्यान उसके ऊपर जाएगा। उसके बाद है चौथा बिंदु है प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान बन जाता है। प्रबंधकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि एक प्रबंधक के द्वारा अलग अलग ज्ञान के माध्यम से, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से या
जो अलग अलग उत्पादन से संबंधित ज्ञान होता है उसके माध्यम से, मतलब कि उसको प्रबंध के क्षेत्र को व्यापक बनाने में भी मदद मिलती है। अलग अलग प्रकार की समस्या पैदा होने पर अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रबंध की प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ती है। तो प्रबंध के क्षेत्र को भी क्या मिलती है, व्यापकता मिलती है। तो ये भी एक लाभ है। उसके बाद है निर्णय की बारंबारता में कमी। निर्णय बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निर्णय बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपवाद और प्रबंध में केवल ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो वहाँ पर वो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका समाधान ढूंढते हुए और एक ही निर्णय ले सकता है, उसको फिर निर्णय बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरा सोच समझकर पूरा टाइम देकर उसने उस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है। तो वहाँ पर उसका समाधान भी उसके पास है और तुरंत उसका निर्णय भी वो ले सकता है। ऐसे कैसे, अगला जो पॉइंट है, उपलब्ध संबंध इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव। उपलब्ध जो आंकड़े होते हैं या एक पिछला जो हमारा इतिहास होता है उसकी जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव है। एक प्रबंधक के नाते वो हमेशा ये प्रयत्न करता है कि जो विश्लेषण की तकनीकों के माध्यम से जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं या पिछले भूतकाल में जो कार्य हुए हैं या भूतकाल में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो उस समस्या का समाधान भूतकाल में हमने कैसे किया था और वर्तमान में उसका समाधान कैसे करेंगे, वर्तमान में उसके लिए हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे। तो इसका भी हमारे पास समाधान होता है कि पिछली जानकारी को आप वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए उसका पूर्णतम उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का उपयोग भी वर्तमान की जो समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए पूर्णतम उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कैसे, सातवां बिंदु है, अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है। मतलब कि जो अधिक वेतन वाले जो अधिकारी होते हैं, मतलब कि जिनके पास बौद्धिक ज्ञान है, जिनके पास अनुभव है, उनको ऐसे कार्यों में लगाना जो ज़्यादा आउटपुट देते हैं, ज़्यादा प्रतिफल देते हैं, और ऐसे मामलों पर ही उनका ध्यान केंद्रित करवाना, ऐसे मामले उनको सौंपना जिससे कि वो उस समस्या का समाधान कर सकें, तुरंत उसका आउटपुट अच्छा हमको मिल सके, परिणाम अच्छा मिल सके। तो उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर ही लगाया जा सकता है। ऐसे कैसे, संकट एवं कठिन जो समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है कि व्यवसाय के अंदर जो अवसर आते हैं या व्यवसाय के अंदर जो कठिनाइयाँ आती है उससे सावधान हम हो सकते हैं और उसका समाधान भी हम शीघ्रता से कर सकते हैं, क्योंकि अपवाद द्वारा प्रबंध एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम समस्याओं को जानने का प्रयत्न करते हैं, समस्याओं के समाधान की अलग अलग तकनीकों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि तुरंत उन कठिनाइयों को हम दूर कर सकें, उन जटिल समस्याओं को दूर कर सकें, या जो अवसर हमारे सामने आते हैं उसका हम लाभ उठा सकें। ऐसे कैसे, नवा बिंदु है कि परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मापदंड होते हैं। परिस्थिति के अनुसार, और जब हम व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो व्यक्ति का मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। गुणात्मक मतलब उसकी योग्यता की जांच करना, उसने अपने कार्यों को किस प्रकार से सही ढंग से किया या नहीं किया, उसकी जांच पड़ताल करना। और परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है कि उसको जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट को उसने कितने प्रतिशत पूरा किया, 100% पूरा किया या 80% पूरा किया। कहना कहना आंकड़ात्मक जो विश्लेषण होता है ये भी हम तय कर सकते हैं कि इसको इतना टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को पूरा करने में उसने कितनी मेहनत की है, अपनी योग्यता का, अपने अनुभव का कितना उपयोग किया है। तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के मापदंड के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे कैसे, 10वां बिंदु है कि अनुभव रहित अथवा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्य को संपन्न करना आसान है। जो अनुभव वाले अधिकारी नहीं है या बिना अनुभव के अधिकारी है, उनके लिए भी और बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्य को किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंधकों के पास जो आधुनिक प्रबंधक होते हैं या जो फ्रेश प्रबंधक होते हैं, युवा प्रबंधक होते हैं, वो हमेशा एक क्रिएटिव आइडिया लेकर कार्य करते हैं, नव कार्य को करते हैं, और उनके सामने किसी भी प्रकार की अगर समस्या रख दी जाए तो उसका समाधान ढूंढने का वो अच्छी तरह से पूरे मनोयोग के साथ प्रयत्न भी करते हैं। ऐसे कैसे, अंतिम बिंदु है
व्यावसायिक क्रियाओं के समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार। व्यवसाय के जितने भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं की समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी हमको प्राप्त होती है, और संस्था के विभिन्न जो विभाग होते हैं, संस्था की अलग अलग शाखाएं होती है, उनके बीच भी आप संप्रेषण कर सकते हैं, प्रभावी संचार कर सकते हैं, जिससे कि और सूचनाओं के आदान प्रदान से और किसी भी प्रकार की समस्या पैदा होने पर उसका समाधान किया जा सकता है। इस तरह से और अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व के या लाभ के ये 11 बिंदु हमने देखे हैं, इसको आपको समझने का प्रयत्न करना है। अभी प्रबंध की तकनीकों में दूसरी तकनीक अपवाद द्वारा प्रबंध, उसकी सीमाएं या दोष के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध की कुछ कमियां भी है, जैसे हमने अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व के बारे में बात की, अपवाद द्वारा प्रबंध से होने वाले लाभ के बारे में बात की, वैसे अपवाद द्वारा प्रबंध की कुछ कमियां भी है, तो उस कमियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है, यह संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। मतलब कि इसमें होता क्या है कि अपवाद द्वारा प्रबंध में व्यक्ति केंद्रित हो जाता है कि किसी एक उच्च अधिकारी को किसी एक काम को सौंप दिया गया। अब वो एक अधिकारी ही उस काम को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है, वो ही अकेला व्यक्ति उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करता है। बाकी जो अधिकारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, वो उन समस्याओं पर उनका कोई योगदान नहीं होता है, उनसे कोई राय नहीं ली जाती है। तो ये एक प्रकार से कमी है जो व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। ठीक है। दूसरा बिंदु है, यह प्रायः अविश्वसनीय संबंधों पर आधारित रहती है। अविश्वसनीय आंकड़े, क्योंकि आंकड़े हम जो जुटाते हैं वो एक पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं, वो एक बाजार के विश्लेषण पर आधारित होते हैं, और उन आंकड़ों से ही हम क्या करते हैं और उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये अविश्वसनीय आंकड़े जब होते हैं तो उस समस्या का समाधान भी और सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये भी एक कमी है। तीसरा बिंदु है, यह व्यापक अवलोकन और रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखती है, जो कि संभव नहीं है। अगर हमको समस्या का समाधान करना है या कोई विशेष अवसर का लाभ उठाना है तो इसके लिए हमको व्यापक अवलोकन करना पड़ेगा, पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी, पूरा उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, पूरी उसकी रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी, तो हम उस समस्या का समाधान कर पाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं रहता है। तो ये भी एक कमी है। फिर ये तकनीक क्या है, अपवाद द्वारा प्रबंध की जो तकनीक है कागजी कार्यवाही को बढ़ाती है, क्योंकि पूरा एक बौद्धिक कार्य है। उच्च प्रबंधक जो होते हैं वो पूरी प्लानिंग करते हैं, कागज पे प्लानिंग करते हैं कि इस समस्या का समाधान ऐसे करना, लेकिन उसकी क्रियान्विति वो नहीं करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, कागजी कार्यवाही करते हैं कि इस समस्या का समाधान ऐसे होगा, इस समस्या का समाधान ऐसे होगा, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, लेकिन उसको क्रियान्वित कैसे करना, क्रियान्वित तो अधीनस्थ लोग ही करेंगे, लेकिन अधीनस्थ लोगों से बिल्कुल उनकी राय या सुझाव नहीं लिए जाते हैं, उनका सहयोग नहीं लिया जाता है, तो ये कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है। तो ये भी एक कमी है। उसके बाद है अगला बिंदु, यह व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती है, जबकि ऐसी स्थिरता देखने में नहीं आती है। आप जानते हैं कि व्यावसायिक वातावरण कैसा वातावरण है, गतिशील वातावरण है, और गतिशील वातावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये जो अपवाद द्वारा प्रबंध की जो तकनीक है वो केवल क्या करती है, स्थिरता को मानकर चलती है। तो स्थिरता कभी संभव नहीं है, लेकिन ये तकनीक स्थिरता को मानकर चलती है, इसलिए ये भी एक कमी है। अगला बिंदु है, यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है यह मानकर चलती है। इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है। इस प्रणाली में क्या होता है कि सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है, क्योंकि हम केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होते, गौण मामले होते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं वो काम सारा ठीक प्रकार से हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही। तो इससे क्या होगा कि झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है। वास्तव में अगर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं सही ढंग से काम हो रहा है, तो एक तरह से झूठा आश्वासन हमको प्राप्त होता है। तो ये भी एक कमी है। और अंतिम बिंदु है, यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि का माप ठीक तरह से नहीं करती है।
क्योंकि अपवाद और प्रबंध में केवल व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा है, केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही, और वही सब उसका समाधान ढूंढेगा, बाकी के व्यक्ति उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, बाकी के व्यक्ति उस कार्य में ध्यान नहीं देंगे। तो मानवीय के व्यवहार को वहाँ पर और अपनाया नहीं जाता है, केवल हम अपने तक सीमित उस काम को रखते हैं, उच्च प्रबंधक अपने तक उस काम को सीमित रखते हैं। तो इस प्रकार से और अपवाद और प्रबंध की ये अलग अलग प्रकार की क्या है, कमियाँ हैं।